हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 259 यानी 259। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो ध्यान रहे, ऑप्शन ए वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह त्रिलोचन कवि का वास्तविक नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, मैं उस जनपद का कवि हूँ। मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? तो ऑप्शन सी कवि त्रिलोचन। कवि त्रिलोचन की रचना है मैं उस जनपद का कवि हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन डी 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर है। गौर करेंगे व्याख्या पर। ध्यान दें, मुंशी प्रेमचंद, क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, ध्यान से सुने, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। क्या था? अजायब राय। ध्यान रखें, इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1936। याद रखें दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, गौर करेंगे। ध्यान दें, मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं उर्दू में लिखते थे। ठीक है, उर्दू भाषा, ध्यान रखें, शुरुआत में प्रेमचंद जी नवाब राय नाम से उर्दू में अपनी रचनाएं लिखते थे। ठीक है, प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम, क्या नाम है? दया नारायण निगम द्वारा दिया गया नाम था। ठीक, प्रेमचंद उपनाम इन्हें प्रथम 5 कहानियों के संग्रह सोजे वतन के बाद मिला। ठीक है, तो प्रेमचंद का 5 कहानियों का संग्रह था जिसका नाम था सोजे वतन। इस कहानी संग्रह के बाद ही प्रेमचंद उन्हें उपनाम प्राप्त हुआ। किसने दिया? दया नारायण निगम जी ने। ठीक है, ध्यान दें, अगला बिंदु, गोदान इनकी समस्त रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, गोदान इनकी समस्त रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। यह एक उच्च कोटि का उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखें, कौन सा? गोदान। ठीक, फिर है कफन। इनकी कहानी कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। अंतिम कहानी प्रेमचंद की कौन सी है? कफन। ठीक है, जिसके पात्र हैं घीसू माधव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। तो पूछा जा सकता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? आप बताएंगे प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए मुंशी दया नारायण जी। कौन? मुंशी दया नारायण निगम जी। ठीक है, इन्होंने मुंशी धनपत राय को यानी प्रेमचंद नाम दिया। ठीक है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया। किसने? मुंशी दया नारायण निगम जी ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन सी सुदामा
पांडे। सुदामा पांडे कवि धूमिल का पूरा नाम था। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। क्या था? सुदामा पांडे। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 को खेवली यानी वाराणसी में है। खेवली कहाँ है? वाराणसी में है, वहां हुआ था। ठीक है, तो कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 को खेवली में हुआ था। खेवली कहाँ है? वाराणसी, याद रहे। फिर है इनका निधन। इनका निधन 10 फरवरी 1975 को, कब? 10 फरवरी 1975 को हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों, कौन सी? ध्यान दें। संसद से सड़क तक बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, संसद से सड़क तक। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध कृति है। कब आई? 1972 में। ठीक है, फिर है कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। ठीक है, फिर है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कब आई ये रचना? 1983 में, 1983 में। ठीक है, तो इनकी 3 रचनाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक संसद से सड़क तक 1972 में आई रचना है, फिर है कल सुनना मुझे, फिर है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये कब आई? 1983 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? वह व्यक्ति कौन है जो भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र जी भ्रमरानंद उपनाम से भी रचनाएं करते थे। जब भी ये भ्रमरानंद नाम से लिखते थे तो इनके लेखन और भाषा में एक प्रकार का व्यंग्य आ जाता था। ठीक है, तो विद्यानिवास मिश्र जी जब भी भ्रमरानंद नाम से लिखते थे तो इनके लेखन और भाषा में एक प्रकार का व्यंग्य आ जाता था। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, अब ध्यान दें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करें। विद्यानिवास मिश्र जी के अनुसार, विद्यानिवास मिश्र जी के अनुसार हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है जो बेहद संस्कृत निष्ठ हैं, जो बेहद संस्कृत निष्ठ हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? क्या नाम है? कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो ऑप्शन बी अज्ञे। ठीक है, अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो इनके नाम से इनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। किस नाम से? कुट्टी चातन के उपनाम से। तो अज्ञे का नाम है कुट्टी चातन और अज्ञे को अज्ञे नाम किसने दिया? जैनेन्द्र ने। यह बात भी ध्यान रखें, ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। प्रश्न की व्याख्या देखें दोस्तों, ध्यान देंगे। कुट्टी चातन के नाम से अज्ञे के ललित निबंधों का संग्रह सब रंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। एक बार फिर से सुनेंगे। कुट्टी चातन के नाम से अज्ञे के ललित निबंधों का संग्रह सबरंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अज्ञे जी अपने निबंधों में अपना अनुभूत लिखते हैं। एक बार फिर से सुने। अज्ञे जी अपने निबंधों में अपना अनुभूत लिखते हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। फिर से सुने। त्रिशंकु,
आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में संग्रहित निबंधों में अनुभूत का वैचारिक विश्लेषण है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दें, इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। ईर्ष्या की भावना, ईर्ष्या की भावना समालोचक में नहीं होनी चाहिए। और ईर्ष्या की भावना क्या है? एक प्रकार का गुण अथवा दोष है। ठीक है, यह समालोचक में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान ये होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो है ईर्ष्या की भावना। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखें। देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। समालोचक के आवश्यक गुण इस प्रकार हैं, ध्यान दें। सबसे पहले अंतर्दृष्टि या पैंठ यानी इंसाइट। ठीक है, समालोचक के आवश्यक गुण में पहला गुण है अंतर्दृष्टि या पैंठ, जिसे हम अंग्रेजी में इंसाइट कहते हैं। ठीक, फिर है सहानुभूति। ठीक है, फिर है बहुयज्ञता, फिर है औचित्य, फिर धैर्य एवं निष्पक्षता, फिर है प्रभावोत्पादक अभिवृत्ति। ठीक है, ध्यान रखें कौन कौन से, अंतर्दृष्टि या पैंठ यानी इंसाइट, फिर है सहानुभूति, फिर बहुयज्ञता, फिर औचित्य, फिर धैर्य एवं निष्पक्षता, फिर है प्रभावोत्पादक अभिवृत्ति। ठीक है, इसके अलावा ईर्ष्या की भावना, ईर्ष्या की भावना समालोचक में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा ये जो 6 गुण बताए हैं ये होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, विधि क्या है? तो ऑप्शन डी रूपक, विधि एक रूपक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने रूपक के 10 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो साहित्य दर्पणकार कौन है? विश्वनाथ। साहित्य दर्पण इनकी रचना है विश्वनाथ की। ठीक है, तो ध्यान दें, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने रूपक के कितने प्रकार बताए हैं? 10 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से? ध्यान दें, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समविकार, डिम, ईहामिग्र, अंक, विधि और प्रहसन। एक बार फिर से सुने, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समविकार, डिम, ईहामृग, अंक, विधि और प्रहसन। ठीक है, इनमें नाटक सर्वाधिक प्रचलित है। इनमें नाटक सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है किसका? रूपक का। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें। निम्नलिखित में जो कथन रचित नहीं है उसे छांटिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन रचित नहीं है? तो ऑप्शन ए, एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। ठीक है, एक ये कथन है। दूसरा है, अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। अनुवादक जो होता है उसके लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन बी सही उत्तर है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि कथन रचित नहीं है, तो नहीं है वाला प्रश्न है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, यह सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूं, तो ऑप्शन बी समझ लें आप। बाकी ऑप्शन भी देख ही लें दोस्तों। ऑप्शन सी है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा यानी सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं यानी टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे,
डी ऑप्शन है अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। किसका? ट्रांसलेशन का पर्याय है। तो दोस्तों यह प्रश्न है अनुवाद के संबंध में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर था। क्यों? ध्यान दें, व्याख्या देखें। अनुवाद के लिए कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। कितनी भाषाओं का? 2 भाषाओं का। जबकि ऑप्शन में क्या दिया था कि अनुवाद के लिए केवल 1 भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। ये गलत है। तो कम से कम 2 भाषाएं एक अनुवादक को आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दें, जिससे एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा सके। अगर एक ही भाषा का ज्ञान होगा तो अनुवाद हम किस भाषा में करेंगे? ठीक है, इसीलिए एक अनुवादक के लिए कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? क्या है प्रश्न? अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन डी गर्म समाचार। गर्म समाचार के वर्ग में रखा जाता है। किसे? अनपेक्षित या कामुकतादर्शी समाचारों को। देखें व्याख्या। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को गर्म समाचार यानी हॉट न्यूज में रखा जाता है। ठीक है, हॉट न्यूज भी कहते हैं गर्म समाचार को। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अपनी ऐप वगैरह में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऊपर अन्य अलग अलग विकल्प होते हैं, उसमें से एक हॉट न्यूज भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये उसी की बात हो रही है। तो वह हॉट न्यूज यानी गर्म समाचार किससे संबंधित होते हैं? अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौर करें। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? तो दोस्तों एक बार फिर से सुने, रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है। ठीक है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, ठीक, और टीवी दृश्य और श्रव्य माध्यम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये। आप एक बार फिर से सुने, रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है। ठीक है, ये वाणी पर आधारित होता है, जबकि टीवी में हम देख भी सकते हैं और हम सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। ठीक, गौर करेंगे व्याख्या पर। ध्यान दें, रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत, ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। यही रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में अंतर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है ऑप्शन बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कौन सी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत की सर्व प्रमुख, व्याख्या में देखें, भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है। कौन सी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम एब्रीविएशन में पीटीआई भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के शब्द हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की, पूरे एशिया की बात हो रही है, ये उनकी सबसे बड़ी संवाद समिति है पीटीआई। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वाला प्रश्न है। देखते हैं कथन ए, संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। ये कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी, विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में
प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। यह भी कथन सही है। ऑप्शन सी, विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहां की भाषा में प्रसारित किया जाता है। यह भी सही है। ऑप्शन डी, संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं, संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। जबकि ऑप्शन डी में कह रहे हैं कि संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होना चाहिए। तो दोनों ही कथन एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन ए सही है, जबकि ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गलत होते हुए भी सही उत्तर है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दें व्याख्या पर। संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, अन्य विकल्पों में के कथन सही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ऑप्शन डी में कहा गया था प्रयोग नहीं होना चाहिए, जबकि होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो ऑप्शन ए, सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे, संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना है। ठीक है, जिससे वे लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना है, जिससे वे लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ध्यान रखें, यह है प्रश्न की व्याख्या। देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सके, जैसे चलचित्र वह दृश्य श्रव्य है। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? देखने के साथ साथ जिसे सुना भी जा सके, हम सुन भी सके। ठीक है, जैसे कि चलचित्र वह क्या होता है? दृश्य श्रव्य है। ठीक है, दृश्य मीन्स देखना, श्रव्य मीन्स सुनना। ठीक है, तो शब्दों से ही आपको बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। गौर करेंगे व्याख्या पर। दृश्य श्रव्य काव्य से अभिप्राय जो देखने के साथ साथ सुन भी सके, उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य श्रव्य काव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे चलचित्र। ठीक है, इसके अंतर्गत टेलीविजन, फिल्म आदि भी आते हैं। ठीक है, टेलीविजन, फिल्म आदि भी आते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, अखबार यानी कि समाचार पत्र, ये क्या है? ये क्या है? ये सिर्फ दृश्य माध्यम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसमें सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, उसको सुन नहीं सकते आप। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन ए, दूरदर्शन। दूरदर्शन श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखें प्रश्न की व्याख्या। दूरदर्शन श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है। किसका? दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है। टेप रिकॉर्डर, कैसेट, रेडियो श्रव्य संचार के माध्यम है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, रेडियो ये सभी श्रव्य संचार के माध्यम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। जबकि दूरदर्शन श्रव्य संचार का माध्यम नहीं, बल्कि दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न था, ध्यान दें, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? आप किस कथन को असंगत मानते हैं? असंगत यानी वह कथन जो संगत नहीं है। तो ऑप्शन सी, अनुवाद में अनु का अर्थ पहले और वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। ठीक है, यह कथन असंगत है। क्या कह रहे हैं? अनुवाद में अनु का अर्थ पहले, वाद का अर्थ उसे पुनः बाद में लिख देना, यह असंगत है। ठीक है, ध्यान रखें। बाकी के ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए, एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। ठीक है, ब्रिज का काम करता है। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने का कौन? अनुवाद। ठीक है, ये सही है, संगत है कथन। ऑप्शन बी क्या है? अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। सही बात है। अगर एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं होगा तो हम दूसरे देशों की संस्कृति, वहाँ की भाषा, ठीक है, और वहाँ की जो भी बातें हैं उन्हें हम कैसे समझ पाएंगे? ठीक, तो अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान हमारे सामने होता है दोस्तों, और साहित्य हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और अगर भाषा में अनुवाद ना हुआ होता तो शेक्सपियर वगैरह की रचनाएं हम कैसे पढ़ते? ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। या फिर हमारे लोगों की रचनाएं वहाँ के लोग कैसे पढ़ते? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ऑप्शन सी हमने पढ़ लिया। ऑप्शन डी देखें, एक भाषा में व्यक्त भावों व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद कहलाता है। ठीक है, यानी एक भाषा के जो भाव और विचार होते हैं उसे दूसरी भाषा में व्यक्त करना यानी रूपांतरित करना ही अनुवाद कहलाता है। ये भी कथन सही है। ठीक है, जो सही नहीं है वो क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ये कथन सही नहीं है। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले और वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना, ये कथन बिल्कुल गलत है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, गलत होते हुए भी सही है। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। विकल्प सी का कथन असंगत है। ठीक है, विकल्प सी का कथन क्या है? असंगत है। अनुवाद दो शब्दों के यानी अनुधनवाद के योग से बना हुआ शब्द है, अनुवाद। ठीक है, अनु का अर्थ बाद या पुनः होता है। अनु का अर्थ क्या होता है? बाद या पुनः, जबकि वाद का अर्थ होता है कथन। वाद का अर्थ क्या होता है? कथन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गौर करेंगे दोस्तों, अनु का अर्थ बाद या पुनः होता है जबकि वाद का अर्थ है कथन। ये बात ध्यान रखें। ठीक, वाद का अर्थ विचारधारा भी होता है लेकिन वो अलग संदर्भ में। ठीक, यहाँ पर अनुवाद पूरे शब्द को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका बनेगा पुनः कथन। ठीक है, पुनः कथन ऐसे बनेगा इसका अर्थ पूरा पूरा। ध्यान रखें। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? तो दोस्तों ऑप्शन ए, चित्र तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी वाचन होता है, संदेश होता है, संगीत होता है रेडियो विज्ञापन में, जबकि चित्र नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए व्याख्या, रेडियो विज्ञापन में वाचन, संदेश तथा संगीत शामिल होता है। क्या क्या? रेडियो विज्ञापन में वाचन, संदेश तथा संगीत शामिल होता है। इसमें चित्र का कोई भी स्थान नहीं होता क्योंकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, न कि दृश्य माध्यम। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, यह कथन बाल साहित्य के विषय में सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। बाकी देखें, बालक कैसे लिख सकता है? बालक उस भावभूमि तक पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है ना, लेखन के लिए
ठीक है, चिंतनशील होना, उस भाव भूमि पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बालक के मनोविज्ञान को समझना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, जबकि बालक में उतनी समझ नहीं होती। ठीक है, वह केवल जीता है, सिर्फ जीता है, बड़े होने पर ही समझदार हो पाता है वो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। देखते हैं अन्य विकल्प। ऑप्शन ए क्या है, उसकी भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बाल साहित्य की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होनी चाहिए, जिससे कि बालक सीख सके। ठीक है, प्रेरणाप्रद होनी चाहिए। फिर है ऑप्शन सी, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए। अगर मनोरंजक और रोचक नहीं होगा तो वह बाल साहित्य ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बाल यानी बच्चों को क्या पसंद होता है, मनोरंजन ही सबसे ज्यादा पसंद होता है, और मनोरंजन के माध्यम से ही वह सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए बाल साहित्य में मनोरंजन और रोचकता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें। और ऑप्शन डी, वह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि कथन सही नहीं है, तो नहीं है सही, वह कथन है ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखें। देखते हैं व्याख्या। विकल्प डी में प्रस्तुत कथन सही नहीं है। विकल्प डी में प्रस्तुत कथन सही नहीं है। अन्य विकल्प बाल साहित्य के विषय में बिल्कुल सही कथन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।